ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मारवा हाउस। ऐसा कहकर अनिका आगे आगे चल पड़ती है और अपने रेस्ट रूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। अनिका को उस तरफ जाते हुए देखकर बच्चों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह कुछ कदम आगे जाने के बाद रेस्ट रूम से पहले ही रुक जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि इस तरह जाने का क्या मतलब है। मॉम फ्रेश होने गई है क्या, या हमें भी इसी तरफ जाना है? रोहित उन सभी से पीछे था। रोहित उनके मानो स्थिति को समझ जाता है, इसलिए कहता है, हाँ, हमें इसी तरफ जाना है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सभी आगे बढ़ो, कुछ ही देर में सब समझ आ जाएगा। यह सुनते ही तीनों बच्चे रोहित की तरफ देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद बिना कुछ कहे अनिका के पीछे पीछे चले जाते हैं। कुछ ही पलों में उन्हें सारी बात समझ आ जाती है। अनिका उन्हें अपने वॉशरूम के हिडन खुफिया दरवाजे से होते हुए सीक्रेट रिसर्च लैब में लेकर जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक के बाद एक कई दरवाजों से गुजरना पड़ता है। सभी दरवाजे ऑटोमेटिक थे और इन पर लगा सिक्योरिटी सिस्टम लाजवाब था। यह सब उनके लिए काफी सरप्राइजिंग भी था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके मॉम डैड के रूम से होकर कोई ऐसा रास्ता भी जाता होगा जिसे सीक्रेट कहा जा सके। कुछ ही देर में बच्चों के साथ साथ रोहित भी लैब में पहुंच जाता है। अनिका ने एनी को पहले ही सब कुछ तैयार रखने के लिए कह दिया था। जैसे ही वह सब लोग लैब के अंदर पहुंचते हैं, एनी सामने ही दिखाई दे देती है। जब एनी सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है तो उन्हें देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक पल के लिए वह सब भूल जाते हैं कि यहाँ किस लिए आए हुए थे। उन्होंने अभी तक अपने घर में काम करने वाले सैकड़ों नौकरों को देखा था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि किसी तरह के काम के लिए उन्हें रोबोट की भी जरूरत हो सकती है, या उनके घर में किसी काम के लिए रोबोट को भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। रिया अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर एनी के हाथ मिलाते हुए कहती है, यू आर सो अट्रैक्टिव। व्हाट इज योर नेम? एनी जवाब देती है, थैंक यू रिया, आई एम एनी। अब रिया बड़ी सी मुस्कान के साथ आगे कहती है, तुम कुछ मेरी मम्मा जैसी दिखती हो। ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मा का ही रोबोट बनाया गया हो। इतना कहने के बाद वह तुरंत अनिका की तरफ देखती है और फिर कहती है, मम्मा, एम आई राइट? अनिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ, इसका फेस और बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारी मम्मा से काफी मिलता जुलता है। अनिका के जवाब देते ही एलेक्जेंडर रोबोट एनी से पूछता है, क्या तुम मुझे अपना मॉडल नंबर बता सकती हो? एनी कहती है, हाँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वह मार्केट में अवेलेबल नहीं है और न ही अभी किसी को इसकी कोई जानकारी है। आई एम अ यूनिक पीस। मुझे खास आपकी मम्मा की मदद करने के लिए बनाया गया है। एनी के ऐसा कहने पर आर्यन कहता है, तुम्हें किसने डिजाइन किया है? आर्यन के ऐसा सवाल पूछते ही अनिका सचेत हो जाती है और वह आर्यन और एनी की बातचीत को वहीं रोकते हुए बोल पड़ती है, अभी इन सब बातों को छोड़ो आर्यन, यह जानकारी अभी तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम सभी के लिए जानना जरूरी है, लेकिन अभी उसका सही वक्त नहीं है। वह सब बातें जानने के लिए तुम्हें योग्य बनना होगा और इसीलिए तुम सभी को यहाँ से जाना भी होगा। फिलहाल हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं पहले वह कर लेते हैं। अनिका के ऐसे कहते ही बच्चों को एक बार फिर से यह बात याद हो आती है कि जल्दी ही उन्हें मारवा हाउस छोड़कर जाना है और वह अपने मॉम डैड के साथ यहाँ इसी वजह से आए हैं। एनी एक सुपर एडवांस मॉडल थी। अनिका के ऐसा कहते ही वह तुरंत समझ जाती है कि अनिका नहीं चाहती कि इस बारे में बच्चे और कुछ जाने, इसलिए वह कहती है, आप सभी मेरे साथ आइए। वहीं दूसरी तरफ सन्याल बंगला। सुबह का वक्त था, इसलिए आनंद सन्याल और लक्ष्य सन्याल दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मेड आकर ब्रेकफास्ट सर्व करके चली जाती है। कुछ ही देर के बाद लक्ष्य सन्याल की माँ भी यह कहकर वहाँ से चली जाती हैं, तुम दोनों को कुछ जरूरी बातें करनी होगी, लेकिन ब्रेकफास्ट भी उतने ही अच्छे से करना।
बातें करते करते खाना मत भूल जाना। तुम दोनों भाई जब भी साथ में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य तुम ही दोनों के पास में है और उनके बारे में किसी को भनक ना हो पाए। तुम दोनों के सिर्फ होंठ हिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं आती। फिर एक पल रुककर मुस्कुराकर आगे कहती हैं, तुम अपनी बातें अच्छे से कर सको इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई चली जाती हैं। फिर जाते जाते यह कहते हुए जाती हैं, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। तब तक मैं कुछ और जरूरी काम पूरे करके आती हूँ। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद लक्ष्य कहता है, आप यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हैं? अब ऐसा बहुत कम होता है। इतना कहने के बाद लक्ष्य मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने बड़े भाई की तरफ देखता है। आनंद लक्ष्य के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की बात को आसानी से समझ जाता है कि लक्ष्य के कहने का मतलब था कि वह आनंद सन्याल के यहाँ आने की मुख्य वजह जानना चाहता है। अब ब्रेड का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखते हुए आनंद सन्याल भी बदले में मुस्कुरा देता है और अपनी बाइट को खत्म करने के बाद वह कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मन की बातों को समझ सकते हो। आखिर तुम एक काबिल ऑफिसर हो, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अब तुम एक अच्छे पति भी बनो। यह सुनकर लक्ष्य कुछ कहते कहते रुक जाता है और लगातार आनंद की तरफ देखने लगता है। फिर एक पल के बाद दोबारा से मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर देता है। अब आनंद सन्याल आगे कहता है, हम जिस काम में लगे हुए हैं उसमें जिंदगी और मौत किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने और श्वेता के रिश्ते के बारे में एक बार दोबारा से सोचो। बिना वजह देर करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि वह एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो वह तुम्हारा हर सच जानने की अधिकारी है। तुम उसे अपने बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दो। इतना कहने के बाद कुछ पलों के लिए वह खामोश हो जाता है। लक्ष्य अपने खाने को बीच में ही रोककर आनंद की तरफ देखने लगता है। आनंद एक बार फिर से कहना शुरू करता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा सच जानने के बाद उसे अपना फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द बंधन में बंध जाओ। फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करो। हाँ, यह सच है कि आजकल के बच्चों की शादी की जिम्मेदारी उनके बड़ों के लिए जिम्मेदारी नहीं रह गई है, क्योंकि वह अपने फैसले खुद ही लेते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तुम पुराने जमाने का ही समझ लो और अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ो और मंजिल तक पहुंचो। आनंद की बात पर लक्ष्य की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और वह कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ भैया, आप यहाँ इन सब बातों को करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, पर आप बताइए, क्या मुझे सच में इस हौसला अफजाई की जरूरत है? ऐसा कहकर वह अपने ब्रेकफास्ट को फिर से कंटिन्यू करता है। लक्ष्य के सवाल पर आनंद सिर्फ मुस्कुराता है और अपनी निगाहें नीचे करके अपने खाने पर ध्यान देता है। जब लक्ष्य को लगता है कि आनंद इसका जवाब नहीं देने वाला है, तब वह आनंद की ओर दूसरा सवाल दागता है। अच्छी बात है, अगर आप यह नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। यह बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्वेता को डिसीजन लेने के लिए मेरा सच जानना जरूरी है। इसके साथ साथ यह भी जरूर बताइए कि आप अचानक से इतनी जल्दी में क्यों हैं? इतना कहकर लक्ष्य खामोश हो जाता है। कुछ पलों के लिए डाइनिंग हॉल में यूं ही खामोशी बनी रहती है। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कांटे और छुरे की आवाजें सुनाई आती है। कुछ देर के बाद आनंद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आगे कहता है, तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि श्वेता के इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाने की मुख्य वजह अनिका ही है। अब इस विषय पर इन दोनों का आपस में सही सही क्या और कितना ताल्लुक है, यह तय कर पाना कितना मुश्किल है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनिका की मेरे बारे में जो गलत धारणा है, उसी का असर तुम दोनों के रिश्ते पर पड़ रहा है। चाहे श्वेता अभी तक इस बारे में कुछ जानती हो या न जानती हो। फिर एक पल रुक कर वह दोबारा से कहना शुरू करता है, इसमें अनिका की भी कोई गलती नहीं है। वह जो देखेगी उसी पर विश्वास करेगी और जब तक वह इस मामले की तह तक पहुंचेगी तब तक न जाने और कितना वक्त बीत चुका होगा। अब एक बार फिर से बात घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। लक्ष्य कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना और वक्त लगेगा? मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है।
लक्ष्य की इस बात पर आनंद बिना रुके झट से जवाब देता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं तुम्हें शुरू में ही बता दिया कि जिंदगी और मौत के बीच में खेलने वाले लोगों को अगले पल का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी जरूरी काम है उन्हें ठीक वक्त पर कर लेना ही बेहतर होता है। अब लक्ष्य कहता है, यह तो फौजी की जिंदगी का मीठा सच है। अगर मेरे हिस्से में कुछ ऐसा ही लिखा होगा तो देर होना अच्छा ही है कि श्वेता की जिंदगी खराब होने से बच जाएगी। अब आनंद कहता है, मेरे जीते जी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मौत को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़कर जाना होगा। फिलहाल मैं तुम्हारी नहीं, मेरी बात कर रहा हूँ। मैं जीते जी तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहता हूँ। यह सुनकर लक्ष्य को काफी अजीब लगता है और बुरा भी लगता है। फौजी को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन यह बात केवल उसकी खुद की जिंदगी पर लागू होती है। एक फौजी भी अपने परिवार को हंसते खेलते आगे बढ़ते और लंबी जिंदगी जीते हुए देखना चाहता है। लक्ष्य के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह आनंद को जवाब देता है, मुझे आपकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप अपने बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आनंद जवाब देता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बस मैं जितना कह रहा हूँ उसे समझो। मैंने तुम पर कभी किसी चीज के लिए दबाव नहीं बनाया, लेकिन इसे मेरा पहला और आखिरी दबाव मान लो, या आदेश मान लो, या फिर मेरा प्यार अथवा मेरा प्रार्थना ही मान लो। इस मामले को अगले 2 दिनों के अंदर अंदर सुलझा दो, ताकि हम श्वेता के घर जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सके। अब तक आनंद और लक्ष्य दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर चुके थे। ब्रेकफास्ट के साथ साथ आनंद की बात भी पूरी हो चुकी थी। अब आनंद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। आनंद के खड़े होते ही लक्ष्य भी अपनी चेयर से उठ जाता है। आनंद जाने से पहले एक आखिरी बात कहता है, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जाकर अपने बारे में अनिका से बात करके उसे भी कन्विंस कर सकते हो। मुझे इस बात से ऐसे कोई भी एतराज नहीं है कि तुम उनके सामने खुद को और मुझे एक दूसरे से अलग अलग दिखाओ। इसके बाद हिदायत देते हुए आगे कहता है, हाँ, ख्याल रहे कि उसमें मेरे 2 कैरेक्टर के बारे में कहीं जिक्र न हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने मिशन के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करो। इसके बाद आनंद सन्याल वहां से चला जाता है और लक्ष्य अपनी जगह पर खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। आज आनंद का व्यवहार काफी अलग तरह का था। दोनों भाई भाइयों की तरह ही मिले थे, लेकिन आनंद के व्यवहार में पिता की झलक आज भाई की भूमिका पर कहीं ज्यादा भारी दिखाई दे रही थी। आनंद के लिए लक्ष्य उसका छोटा भाई नहीं बल्कि बेटे जैसा था। मॉरिशस एयरपोर्ट। अभी अभी भूमिका, अर्जुन सिंह और कौटिल्य यह डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें आगे किस तरह बढ़ना है कि तभी मॉरिशस पुलिस वहां पहुंचती है और अपने हथियारों के साथ उन तीनों को घिरकर खड़ी हो जाती है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। अगर जरा भी होशियारी की तो वह तुम्हें भारी पड़ेगा। यह सुनते ही भूमिका, अर्जुन और कौटिल्य में तीनों ही सकते में आ जाते हैं। वहीं पास में खड़ा सम्मुख भी यह नजारा देख रहा था। पुलिस की चेतावनी सुनकर वह तीनों अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तभी भूमिका उस पुलिस ऑफिसर से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारा इस तरह से रास्ता रोकने का क्या मतलब है? पुलिस ऑफिसर जवाब देता है, गलतफहमी? यंग लेडी, वह आप ही है ना जिन्होंने थोड़ी देर पहले जस्ट सेफ हॉस्पिटल के डॉक्टर रत्नेश सिंह को फोन किया था। भूमिका कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अपना एक हाथ दिखाकर उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है। इसके बाद वह ऑफिसर अपने हथियार को संभालते हुए आगे कहता है, इस वक्त जिस तरह से तुम सभी यहाँ हमारे हथियारों के सामने खड़े हो, उसका सीधा सा मतलब है कि तुम तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब बाकी की बातें पुलिस स्टेशन चलने के बाद होगी। ऐसा कहकर वह पुलिस ऑफिसर उन तीनों को पलटकर अपने साथ चलने का इशारा करता है। तभी सम्मुख आगे आता है और इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहता है, हेलो ऑफिसर, मैं। इससे पहले कि सम्मुख अपना इंट्रोडक्शन देता, उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और फिर कहता है, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है मिस्टर सम्मुख। आपको कौन नहीं जानता?
आप अपने व्यापार और सद्व्यवहार दोनों के लिए ही काफी फेमस हैं। कहिए, अचानक से इस जगह पर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? वैसे इस वक्त मैं एक बहुत जरूरी मिशन पर हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप जो भी कहना चाहते हैं उसे जल्दी से कह दें। ऑफिसर ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सम्मुख उसके पकड़े हुए 3 अपराधियों के बारे में बात करने वाला है। उसे लगा कि शायद सम्मुख को उसकी अचानक ही कोई जरूरत आन पड़ी है। अब सम्मुख कहता है, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? सम्मुख एक जानी मानी हस्ती था, उसके बात को टालना ऑफिसर ने ठीक नहीं समझा, इसलिए वह सम्मुख से पूछता है, क्या अभी? सम्मुख बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देता है, हाँ अभी। इसके बाद वह ऑफिसर सम्मुख के साथ एक और चला जाता है। सम्मुख कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि मामला क्या है? आप इस तरह इन तीनों को घेर कर क्यों खड़े हैं? सम्मुख की बात सुनकर ऑफिसर को थोड़ी हैरानी होती है। तुरंत ही उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि वह इस मामले में रुचि क्यों रखता है, लेकिन फिर भी वह बात को आगे बढ़ाते हुए सम्मुख से कहता है, आपकी बात टालना मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे यह जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको इस मामले में क्या दिलचस्पी है। इस पर सम्मुख कहता है, इनमें से एक मेरी पुरानी दोस्त है और वह एक इंडियन पुलिस ऑफिसर भी है। उसकी काबिलियत और ईमानदारी की बात कहूँ तो वह स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। इस पर पुलिस ऑफिसर हैरान होते हुए कहता है, क्या पुलिस ऑफिसर? फिर एक पल रुककर वह ऑफिसर आगे कहता है, मिस्टर सम्मुख, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है? इस पर सम्मुख जवाब देता है, हाँ ऑफिसर, यह सच है। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ यहाँ किसी ऑफिशियल काम से ही आई हुई है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। अब फिर से एक पल रुककर पुलिस ऑफिसर आगे कहता है, मिस्टर सम्मुख, दरअसल विषय इतना गंभीर है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, पर आपके पद प्रतिष्ठा और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मैं कम शब्दों में आपको इस विषय पर जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वादा करना होगा कि इस बात को आप खुद तक ही रखेंगे। सम्मुख मुस्कुराता है और फिर कहता है, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद ऑफिसर संक्षिप्त रूप में सम्मुख को मुद्दे की सभी जरूरी जानकारी दे देता है। फिर सम्मुख मुस्कुराकर कहता है, ऑफिसर, अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन फिर भी अपने पुराने दोस्त और अपने सामने मौजूद एक जिम्मेदार ऑफिसर की मदद के लिए मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि वह लड़की निश्चित तौर पर यहाँ आपकी मदद के लिए आई होगी, न कि आपकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए। वह एक काबिल और नामी ऑफिसर है। शायद सीक्रेट मिशन पर होने की वजह से ही आप सभी के बीच इस तरह की गलतफहमियां पैदा हुई हैं। शायद आज मुझे आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनना था। इट्स अ कोइंसिडेंस कि वह मुझे अचानक से यहाँ मिल गई। इसके बाद सम्मुख और पुलिस ऑफिसर उन तीनों के पास आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अपने साथियों को हथियार नीचे करने का इशारा करता है। पुलिस ऑफिसर भूमिका से कहता है, जब तक आपके पास परमिशन नहीं है तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही आपकी कोई मदद ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ तक कि हम आप पर भरोसा भी नहीं कर सकते। वह तो मिस्टर सम्मुख के कहने पर मैं आप सभी के साथ सम्मानीय व्यवहार करने पर बाध्य हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना ही होगा। कागजी काम करना कितना जरूरी है यह आप अच्छी तरह से जानती ही होंगी, क्योंकि आप भी अपने देश के लिए काम करने वाली एक जंगबाज योद्धा हैं। इससे पहले की भूमिका आगे कुछ कह पाती, कौटिल्य कहता है, आपको जो भी जरूरी कागज चाहिए वो हमारे पास है। आप जानते ही हैं कि यह विषय इतना गंभीर है कि बिना किसी देरी के हमारे लिए यहाँ पहुँचना बेहद जरूरी था। शायद इसीलिए हम उन जरूरी कागजों से पहले पहुँच गए थे जिन्हें हमसे पहले आप तक पहुँचना था, और यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक एक पल किसी के लिए मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से यह अनवांटेड इंसिडेंट हुआ है। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन सिंह और भूमिका उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव को संभाल लेते हैं ताकि सामने वाले ऑफिसर को उन पर किसी तरह का शक न हो।
वह दोनों ही यह देखना चाहते थे कि कौटिल्य ने क्या किया था। इसके बाद कौटिल्य अपना लैपटॉप खोलता है और पुलिस ऑफिसर को उन सभी पेपर्स की सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाता है। ऑफिसर उत्सुकतावश लैपटॉप को अपने हाथ में ले लेते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर कुछ देर तक सभी बारीकियों को जांचता है। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद कौटिल्य की तरफ देखता है। अब कौटिल्य आगे कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपके डिपार्टमेंट को भी इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल गई होगी। प्लीज ऑफिसर, आप एक बार फोन करके पता कर लें। सभी कागजों को देखने के बाद और सम्मुख और कौटिल्य की सभी बातों को सुनने के बाद ऑफिसर को उनकी बात पर विश्वास हो जाता है। इसलिए सच को तुरंत जान लेना और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर एक तरफ चला जाता है और फोन पर अपने हेड ऑफिस में बात करने लग जाता है। ठीक इसी वक्त कौटिल्य भूमिका के करीब आती है और धीमी आवाज में बड़े ही प्यार से कहता है, तुम्हें अस्पताल में अपने फोन के डायरेक्ट फोन कॉल करने की क्या जरूरत थी? इतनी हैकिंग और सॉफ्टवेयर के दांव पेच तो तुम खुद भी सीख ही चुकी होगी कि एक सिक्योर लाइन से कॉल कर सको। भूमिका कौटिल्य की बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है। कौटिल्य अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, अगर तुम खुद यह नहीं करना चाहती थी तो मुझे मौका देती। मुझे भी अच्छा लगता कि यहाँ आकर मैंने कोई गलती नहीं की। आखिर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ही ना, ताकि तुम ऐसे किसी मुसीबत में ना फंसो। कौटिल्य की बात सुनकर भूमिका गुस्से से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भूमिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही कौटिल्य आगे कहता है, देखो तुम्हारा यह दुष्ट सम्मुख सही वक्त पर तुम्हारे और हम सभी के कितना काम आया। अगर वह बीच में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि यह पुलिस ऑफिसर हमारी कोई भी बात सुनता या मानता। हो सकता है कि खुद को सही साबित करने में ही हमारा सारा वक्त जाया हो जाता। मुझे लगता है कि हमें इनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। वैसे भी उस ऑफिसर ने जरूर समूह को सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब इससे कुछ भी छुपाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। कौटिल्य की बात अर्जुन भी सुन रहा था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अब अर्जुन सिंह कहता है, मुझे भी लगता है कि कौटिल्य की बात सही है। अब तक भूमिका का गुस्सा कुछ कम हो गया था। वह कहती है, वह सब बाद की बात है, फिलहाल यह बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया। भूमिका की बात पर कौटिल्य एक बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर आता है। अब भूमिका फिर से खुद को ही जवाब देते हुए कहती है, कैसे किया? यह सवाल ही गलत है। मुझे यह नहीं जानना कि कैसे किया। अब अपनी बात को ठीक करते हुए आगे कहती है, तुम्हारे लिए यह करना क्या मुश्किल है? तुम मुझे यह बताओ कि तुमने क्या किया और अब यह पुलिस ऑफिसर क्या करने की कोशिश कर रहा है। कौटिल्य इस मुश्किल सी बात का आसान सा जवाब देता है। इन सवालों के जवाब जानने से ज्यादा अभी हमारे लिए यह समझ लेना जरूरी है कि अब उनके लिए हम तीनों ऑफिसर हैं। वह हमारी मदद लेंगे भी और करेंगे भी। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन सिंह और भूमिका दोनों ही एक साथ उसकी आंखों में झांकने लगते हैं। भूमिका धीरे से पूछती है, तुम ऑफिसर कब बने और इसकी क्या जरूरत थी? इससे पहले कि भूमिका आगे और सवालों की बौछार करती, उससे पहले ही कौटिल्य जवाब देना शुरू कर देता है। कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, ऑफिसर क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही बना हूँ, बस कागजों में ही। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर होना कितने प्राउड की बात है। फिर भूमिका से मजाक के अंदाज में पूछता है, इस बारे में तुम क्या चाहती हो? क्या मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए? जहाँ यह सुनकर अर्जुन सिंह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, वहीं भूमिका के माथे पर बल दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले कि वह गुस्से में कुछ कहती, कौटिल्य अपनी बात आगे बढ़ाता है। इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर उन दोनों को मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाता, और तुम तो जानती ही हो कि मैं यहाँ पर। आगे की बात को अर्जुन सिंह पूरा करता है, हमारी मदद करने के लिए ही आए हो ना? अर्जुन सिंह की इस बात पर कौटिल्य अपनी गर्दन हिला देता है और वही भूमिका के चेहरे के हाव भाव सामान्य हो जाते हैं। अपने डिपार्टमेंट में बातचीत के बाद ऑफिसर को यह बात पता चलता है कि कुछ ही देर पहले उन्हें भारत से मॉरिशस आए हुए 3 भारतीय ऑफिसर की डिटेल्स भेजी गई है।
कुछ ही देर में अपनी बातचीत पूरी करने के बाद वो ऑफिसर दोबारा से उन सभी के पास आ जाता है। फिर अर्जुन कौटिल्य और भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी ऑफिसर, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई, पर आप तो जानते ही हैं हमारा काम ही ऐसा है। खैर, अब तक जो होना था सो हो गया, लेकिन अब हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है। इसके बाद वह सम्मुख की ओर मुड़कर कहता है, थैंक यू सो मच। सही वक्त पर आपने बात नहीं संभाली होती तो शायद काफी देर हमें सच की तह तक पहुंचने में ही हो जाती। पुलिस ऑफिसर की बात सुनने के बाद अर्जुन और भूमिका एक दूसरे की ओर ताकने लगते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही तरह के सवाल थे कि आखिर कौटिल्य ने किया क्या है और कैसे किया है। कुछ देर अपने अपने दिमाग की कसरत करने के बाद दोनों ही बिना कौटिल्य से कुछ पूछे इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कौटिल्य एक मंझा हुआ हैकर है और उसने कहा ही था कि वह हमारी मदद के लिए हमारे साथ आना चाहता है, इसलिए उसने अपना काम बखूबी पूरा किया है। उन्हें पूरा यकीन था कि कौटिल्य ने जो कुछ भी किया है वह कानून के दायरे से बाहर जाकर किया है, लेकिन इसकी भनक न मॉरिशस पुलिस को है और न ही भारतीय विभाग को। लेकिन आखिर सच क्या था यह सिर्फ सम्मुख जानता था। जो बात अब तक कौटिल्य के बारे में अर्जुन और भूमिका नहीं जान पाए थे वह सम्मुख से छिपी हुई बिल्कुल भी नहीं थी।